हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम हट यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे और अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसी से आगे आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करें तो बेहतर होगा कि हम जान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसके बिहाफ पे ऑप्टिकल डेंसिटी हम डिस्क्राइब करते होते हैं किसी भी मीडियम की। ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, कोई भी मीडियम है। फॉर एग्जांपल हमारा रूम ही ले लेते हैं। इस रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, एयर होगा। इसी तरीके से वाटर है, तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ के एयर के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होंगे वो उतना ही ज्यादा डेंसर मीडियम होने वाला है, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स रेरिफाइड होंगे, दूर दूर होंगे, गैप ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो हम उसको ये कहेंगे कि वो एक किस्म से रेरर मीडियम है। और लाइट का रिफ्रैक्शन हमने छोटी क्लासेस में स्टडी किया है। लाइट जब भी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट जनरली नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब भी लाइट डेंसर से रेरर में जाती है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सीधा सा कहने का मतलब यह है कि लाइट जो है, हमने देखा कि अगर एक ही मीडियम में, यूनिफॉर्म मीडियम के अंदर अगर ट्रेवल करती है लाइट, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लेकिन जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो उस केस में क्या होता है, वो अपने पाथ को डेविएट करती है। और करती क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात तो यह है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का चेंज हो गया है। और सीधे से वर्ड में यह भी कह सकते हो कि जब भी लाइट रे ने अपना पाथ चेंज किया होगा तो आप ये कह सकते हो कि ऑब्वियसली जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इन एनी मीडियम, जिस मीडियम की हम बात करेंगे उस मीडियम के रिस्पेक्ट में। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप चाहो एन से रिप्रेजेंट करो, म्यू से रिप्रेजेंट करो। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रेशियो। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम यूनिटलेस और डायमेंशनलेस बोल सकते हैं। ओके, सो यहां से प्रैक्टिकली आपने एक चीज नोटिस की होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और यू मे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट in any medium is equals to c upon refractive index, c upon refractive index। ओके, इतनी सी बात अगर समझ आ गई है तो हम कुछ जनरली आपने जैसे स्टडी किया होगा। फॉर एग्जांपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जनरली 1.5 लेते हैं। डायमंड है तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लिया हो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 2.42 लेते हैं। 2.42 जनरली सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ही होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है ग्लास में, तो आप यहां ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का कितना है? 1.5। तो आप इससे कैलकुलेट कर लोगे, जो जनरली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आने वाली, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या सिग्निफिकेंस, क्या इसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का जितना ज्यादा होगा वो अपने को ये बताता है कि लाइट रे उस मीडियम में उतनी ही स्लो हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ये तो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसकी एक और खास बात यह है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। और क्यों होती है? क्योंकि अपने को ये पता है बिकॉज C इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा। अब रिलेटिव का मतलब है तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन हम एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में कंपेयर करते होते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको समझिए। इसको मैं ये लिख सकता हूं सिंपली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर, किसी दूसरी मीडियम के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं। और खास बात ये भी है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल है, लेस देन 1 भी पॉसिबल है, और इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है। लेकिन ये भी यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते कैसे हैं? लिखेंगे कैसे? और लेट्स सपोज मान लो मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और लिखने का तरीका इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ग्लास GW ऐसे लिख दिया, G फॉर ग्लास, W फॉर वाटर। सो इसको मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये लिख सकते हैं। और हो सकता है सिंबल n की जगह म्यू ले रखा हो, म्यू सिंबल भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम यूज कर लेते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें। तो अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका क्या मतलब है? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रेसिप्रोकल, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे देखो ऐसे बना के देखते हैं एक फिगर। लेट्स सपोज ये मान लो रे ऑफ लाइट है, ऐसे इंटरफेस है, ये मीडियम ये है हमारा, और इस मीडियम में कोई लाइट रे, ठीक है, ऐसे ये नॉर्मल हो गया, और ये इंसिडेंट रे है आई एंगल बनाते हुए, और इसमें लेट्स सपोज लाइट बेंट हो गई, ये R एंगल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हमने N1 कहा और इसका N2 कहा। इसमें स्पीड ऑफ लाइट V1 और इसमें स्पीड ऑफ लाइट V2 हो जाएगी, सपोज करते हैं। और λ1 वेवलेंथ हो गया, इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट λ2। फ्रीक्वेंसी जनरली मीडियम चेंज करने से लाइट रे की फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की बात करें तो आप सबने पढ़ा है E = h/ν, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब जब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपने को एक चीज और समझ में आई होगी कि जब फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से नहीं चेंज हो रही है तो एनर्जी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, चेंज क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, ये दो चीज तो पक्का चेंज होती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी हम कह सकते हैं चेंज होगी, क्योंकि लाइट जैसे ही इस इंटरफेस से, इंटरफेस यानी दो मीडिया को, कांटेक्ट को कह सकते हैं, दो मीडिया है जहां पे दो मीडियम आकर के मिल रहे हैं, उसको हम इंटरफेस बोल रहे हैं। उस इंटरफेस से स्ट्राइक करके कुछ रेज जो है कहां चली जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो एग्जैक्टली सारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अंदर जो है रिफ्रैक्ट नहीं हो पाती। तो स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, ये दो चीज तो पक्का चेंज हो रही है और फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली रेसिप्रोकल, इसको आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो भी लिख सकते हो। ये एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जो हमने पीछे पढ़ा था।
यहां पे वाटर का ये NZNW कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। यहां जो पाँव में लिखा हुआ है, पाँव में वो सबसे पहले आएगा, जो पाँव छुएगा उसका स्टेटस ऊपर होता है, ऊपर है, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या रेशियो था, स्पीड ऑफ लाइट के साथ में क्या रिलेशन पढ़ा था हमने, रेसिप्रोकल। तो यहां स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यहां पे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, वेवलेंथ के साथ में आपने पढ़ा होगा लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। न्यू तो फिक्स रहेगा, तो लैम्डा और स्पीड के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो हम लैम्डा इन वाटर अपॉन लैम्डा इन ग्लास ये लिख सकते हैं। बेटा जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इतनी सी बात अगर हमें समझ आई है, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको ऐसे इलेबोरेट कर देता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिखनी है, तो लिखेंगे N2 अपॉन N1, ठीक है, N2 अपॉन N1, और स्पीड के साथ में V1 अपॉन V2, वेवलेंथ के साथ लैम्डा अपॉन लैम्डा 2। और स्नेल्स लॉ से भी इसको कंपेयर कर सकते हो, स्नेल्स लॉ हम पढ़ेंगे अभी। तो ये है हमारा जनरली क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में ही सीखते हैं। रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो छोटी क्लासेस में आपने सारे पढ़ के आए हो ये सब चीज। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेसिकली अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है। या ये कहें कि वो रेरर से डेंसर जा रही है, रेरर से अगर डेंसर लाइट रे जा रही है तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर डेंसर टू रेरर अगर जा रही है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, फिर नॉर्मल से हट जाएगी। अब ऐसा हो ही क्यों रहा है ये भी सीखेंगे, ऐसा हो क्यों रहा है इसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। लाइट का जो पाथ में डेविएशन है जब भी वो मीडियम चेंज करते हैं, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी, लाइट की स्पीड वेवलेंथ चेंजेस, लाइट की स्पीड और वेवलेंथ में वेरिएशन होता है, चेंज आता है यानी, ओके। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो बहुत कॉमन सी चीज है। अब इसमें एक डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो ये लाइट है हमारे पास, इस तरीके से लाइट रे आ रही है, और ये एक्चुअल में यहां से इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे हुई, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर, इसको हमने इंटरफेस बोला है। ये रेरर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम, ओके। अब इस जगह पे सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि रिफ्रैक्शन हो ही क्यों रहा है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन के पीछे जो कहानी है उसको कुछ ऐसे समझते हैं। इसको आपने रेरर मीडियम बोला बेटा, ये डेंसर मीडियम है। जैसे ही लाइट रे रेरर से डेंसर में एंटर करती है तो होता क्या है, जैसे ही रेरर से डेंसर में आएगी तो रेरर में पार्टिकल्स से पार्टिकल के बीच का जो गैप था वो बहुत कम था और यहां पे गैप ज्यादा है या कम है। डेंसर मीडियम है तो डेफिनेटली पार्टिकल्स टू पार्टिकल गैप बहुत कम होगा, क्लोज क्लोज पैक्ड होंगे वो। और लाइट रे जैसे ही इसमें एंटर करेगी तो उन पार्टिकल्स के साथ में लाइट रे का कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे इंक्रीज होगा लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही कम होगी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेट्स सपोज मैंने यहां पे एक प्लेन मिरर लगा दिया इसके पाथ में, यहां पे प्लेन मिरर लगा दिया और नॉर्मली उस प्लेन मिरर के ऊपर आकर के ये रे हिट कर रही है, तो होगा क्या, ये लाइट रे वापिस इसी पाथ से होती हुई बाहर आ जाएगी, एज इट इज उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे ही डेंसर से रेरर वापिस जा रही है लाइट रे, डेंसर से रेरर में जाएगी तो रेरर में फिर पार्टिकल्स के साथ में कोलिजन डिक्रीज हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई, तो ये बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it goes from one medium to another। जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट अपनी स्पीड चेंज करती है, और क्यों करती है वो आपको समझ आ गया, कोलिजन की वजह से। रिफ्रैक्शन अपने को क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं स्नेल्स लॉ या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला पॉइंट है, जैसे ही लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर करती है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 कहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 कहा। तो ऐसे में क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोल सकते हो, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में स्नेल्स लॉ लिख लीजिए, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ है उसको हम स्नेल्स लॉ बोल सकते हैं। और स्नेल्स लॉ है क्या, इसको ये कह सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट है यहां पे, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल विद नॉर्मल in that medium remains constant, मतलब कांस्टेंट रहता है, remains constant। यानी n1 इंटू साइन ऑफ i था और उधर n2 इंटू साइन ऑफ r, ये लिख सकते हो। या आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r इज इक्वल्स टू μ2, या फिर n2 अपॉन n1, इसको आपने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये लिख लो चाहे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ हमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। कौन से इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगी। यानी अगर हम उसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, 0। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि वो एक ही प्लेन में लाई करती है। और जब भी तीन वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है।
सो स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन के बारे में अपने को पता चल गया। रिफ्रैक्शन के बहुत जनरल एप्लीकेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जैसे पेंसिल का बेंड होना, पानी के अंदर जैसे ही डिप करते हैं उसको तो अपने को बेंट हुई दिखाई देती है, या फिर स्विमिंग पूल वगैरह को देखते हैं तो उसकी जो हाइट है या कह सकते हैं डेप्थ, जिसकी वो डेप्थ जो है हमें कम दिखाई पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे डेली जो सन रेज है हमें 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाती है और सनसेट जब होता है 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है, तो उसके पीछे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, ठीक है, या फिर स्टार्स का अपनी एपरेंट पोजीशन पे दिखाई देना, ये सारी इसी की एप्लीकेशन आती है, यानी रिफ्रैक्शन के भी हाफ पे। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं। बेटा देखो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, शिफ्टिंग होती है। ये एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, और अभी तो हम उसको कुछ ऐसे समझते हैं शिफ्टिंग कैसे होती है। ये मान लो एक टी थिकनेस की मैंने ग्लास स्लैब कंसीडर कर ली, टी थिकनेस है, और मेरे पास एक लाइट रे है जो इसको आकर के हिट करेगी, यहां हिट कर रही है, ठीक है, और ये है नॉर्मल। देन लाइट विल बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई, ठीक है, और यहां पे भी एक नॉर्मल चाहिएगा, और इसके बाद फिर ये लाइट रे यहां से अपने पास से वापस बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंसिडेंट एंगल आई है, इसको आपने आर कहा है, ठीक है, और ये है पॉइंट ए, और ये पॉइंट मैंने मान लिया बी, और इस पॉइंट को हम अभी के लिए ले लेते हैं सी। अब देख रहे हो कि लाइट के पाथ में डेविएशन हुआ है, मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था और ये थोड़ा सा मूव कर गई, अपने पास से शिफ्ट हो गई है। शिफ्टिंग कितनी है उस शिफ्टिंग को निकालना चाह रहे हैं, शिफ्टिंग को हम निकालना चाह रहे हैं। चलो शिफ्टिंग को निकालते हैं। प्रैक्टिकली अगर ये लाइट रे जाती सीधी तो कुछ ऐसे जाती। अब शिफ्टिंग कितना हुआ है, शिफ्टिंग कितना हुआ है, शिफ्टिंग को हम ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूं, ये शिफ्टिंग हुई है बेटा, यहां पे शिफ्टिंग है, और इस शिफ्टिंग सी से डी तक के पाथ को मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, ओके। अब इसमें मुझे ये स्मॉल डी कैलकुलेट करना है, तो यहां पे थिकनेस है ग्लास स्लैब की। अब एक बात बताइए कि जो ट्रायंगल आपको दिख रही है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी, इसके अंदर मुझे कॉस ऑफ आर निकालना है। कॉस आर के लिए आप लिखोगे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, और यहां से मैं ए सी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी यानी थिकनेस टी, तो टी अपॉन कोस ऑफ आर, कितना आ जाएगा कोस ऑफ आर। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा मैंने एन लिखा है, तो ऐसे में टी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर आर भी लिख सकता हूं। इतनी बात समझ आ गई होगी। और हमने अभी स्नेल्स लॉ स्टडी किया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन एज साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, तो साइन आर की वैल्यू मुझे चाहिए यहां से साइन ऑफ आर विच इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का, ठीक है। यहां पे हमें ए सी इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस ऑफ आर इक्वल्स टू टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर, या इसी को आप एलसीएम लेकर के लिखोगे तो n इंटू टी, इसका स्क्वायर बनेगा, नीचे जाएगा, उसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, n ऊपर ले आए, और इसको मैंने लिखा n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
आई, ये आ गया AC, यानी जो पाथ ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रे ने ट्रेवल किया A से C तक का, वो आ गया। इतना समझ आ रहा है? अब एक और चीज देखिए, ये वाला एंगल बताइए बेटा कितना होने वाला है। ये रे बिल्कुल सीधी जा रही है, ये ऐसे सीधी जा रही है, जितना एंगल है उतना ये है आई, तो डेफिनेटली इतना सा एंगल, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, I माइनस आर, I माइनस आर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे D कैलकुलेट करना था, यानी C से D तक का कैलकुलेट करना था। यहां पे ये भी मैंने परपेंडिकुलर डाल रखा है। इस ट्रायंगल के अंदर A, C और D, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मुझे हाइपोटेन्यूज मिल गया है AC, ये T अपॉन कॉस ऑफ R है। अब अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लगाते हैं साइन, साइन, ठीक है। इसको थोड़ा जी, अभी नेक्स्ट, अब ट्रायंगल चूज करते हैं हम, ACD, राइट एंगल ट्रायंगल ACD के अंदर आ जाते हैं। इसमें मैंने साइन ऑफ I माइनस आर यूज किया, जो लेटरल शिफ्ट CD, यानी CD को हमने D लिया है, अपॉन AC, और D इज इक्वल्स टू आ जाएगा AC इंटू साइन ऑफ I माइनस आर, और D इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू T अपॉन कॉस हम लेके चल रही हैं, तो T साइन I माइनस आर अपॉन कोस ऑफ R, ये लेटरल शिफ्ट इस ग्लास स्लैब में हुआ है लाइट का। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि लाइट ने इसके अंदर टाइम कितना स्पेंड किया, टाइम कितना स्पेंड किया, तो टाइम कैसे निकालेंगे? ये तो डिस्टेंस हो गया, A से C तक का डिस्टेंस हो गया। स्पीड ऑफ लाइट अगर मैंने इसमें v कह दिया, स्पीड ऑफ लाइट इसमें जो भी है वो v है, तो हम इस टाइम को कैसे कैलकुलेट करें? हम तो अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा, ओके। अब मेरे पास में टाइम निकालना है, तो मुझे टाइम t निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी होती है ये अभी हमने पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो v की वैल्यू मुझे यहां से पता चली, c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैं यहां यूज करूंगा, और डिस्टेंस मैंने यहां पे ये कैलकुलेट कर रखा है। तो टाइम कितना आ जाएगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं, टाइम टेकन बाय लाइट इन स्लैब, स्लैब, सो वो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू डिस्टेंस यानी AC अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है, C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर AC की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो n ऊपर जाएगा, n स्क्वायर इंटू T अपॉन रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन हमने स्टडी किया है, ओके, नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे बात करते हैं, रिफ्रैक्शन के कुछ और इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स पे बात करने वाले हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करूं, ऑप्टिकल पाथ मुझे कैलकुलेट करना हो लाइट का A से B, और कोई ग्लास स्लैब है, कोई ग्लास स्लैब है ये T थिकनेस की, और पाथ A से
बी जाना है, पाथ ए से बी जाना है, ठीक है। टी थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसका कंसीडर कर लेते हैं म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे में ऑप्टिकल पाथ ऑफ ए बी क्या होगा, देखो ए बी प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, म्यू माइनस वन इंटू टी, ये ऑप्टिकल पाथ होगा इसके अंदर से। और इसके अंदर अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया हो, सपोज करो ऐसे कुछ बना लेते हैं, यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसके इमेज जो बनेगी उसमें लेटरल शिफ्ट कितना होता है, शिफ्टिंग, इससे इमेज बनेगी, मान लो इसमें से लाइट जो है ऐसे जाएगी, ठीक है, इसमें से रिफ्रैक्ट होगी और उसकी इमेज कहाँ बनती है, मान लो अभी के लिए बेंट होगी लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल और यहां कहीं पे इमेज फॉर्म हो गई आई, ये ऑब्जेक्ट है, ये शिफ्टिंग है, ठीक है, ये शिफ्टिंग है। अब ये शिफ्टिंग कितनी होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर शिफ्ट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सॉरी टी थिकनेस, इसकी जो भी थिकनेस है टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, इससे निकाल सकते हैं, ये शिफ्ट है। और ये भी ध्यान रखो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, जैसे मान लो कि एक मीडियम है और उसके अंदर अलग अलग मीडियम की मैंने कंसीडर कर लिया लाइन, लेट्स सपोज के एक मीडियम यहां तक है, ठीक है, अनदर मीडियम यहां तक है, ऐसे अलग अलग मीडियम है, एक और मीडियम हमने कंसीडर कर लिया यहां तक है, और यहां कोई ऑब्जर्वर है, उसकी आई हमने यहां सेट कर दिया आई पॉइंट, ठीक है। अब बेसिकली यहां से ओ पॉइंट तक शिफ्टिंग हम देखेंगे, ये ओ पॉइंट मुझे कहां दिख रहा होगा, इसकी शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 कहा, इसका μ2, इसका μ3, इसकी थिकनेस को हमने t1 कहा, इस मीडियम की थिकनेस को t2 से रिप्रेजेंट किया और इस मीडियम की थिकनेस को t3 से रिप्रेजेंट अगर हम कर रहे हैं, सो ओवरऑल शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, ओवरऑल शिफ्टिंग, शिफ्ट जो है ओवरऑल इस केस में कितनी होगी बेटा, इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की शिफ्टिंग होगी t1 थिकनेस, यही वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, यहां पे म्यू ओ बोल देते हैं, यानी मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर है, ये मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है वो किस मीडियम में खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से नेक्स्ट पे प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड सो ऑन, n तक है तो n तक जितने भी होंगे उनको आप निकाल लीजिए, टोटल शिफ्ट आ जाएगी। और एपरेंट डेप्थ निकालनी हो तो, एपरेंट डेप्थ निकालनी हो इसी के अंदर, एपरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू आ जाएगा, आप इसमें लिखोगे पहले वाले की थिकनेस कितनी है t1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, इसी तरीके से t2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, t3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर का जो भी मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। सारे पॉइंट्स नोट करते जाइए, इन्हीं पॉइंट्स पे ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट होते हैं। नोट कर लिया है, तो आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी, देखो कई बार एक क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया होता है कि कोई पक्षी है जो नीचे पोंड में फिश है, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए आ रही है, ऊपर से उसकी कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है, उसको कितनी डेप्थ पे दिख रहा है, या फिर फिश को वो जो स्पैरो है वो कितना
एपरेंट डेप्थ पे या एपरेंट हाइट पे दिख रहा है, ऐसे कुछ मतलब टाइप का क्वेश्चन होता है, उसकी क्या स्पीड है, इस टाइप में हम ये सारी चीज इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम मान के चलते हैं, केस फर्स्ट कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा जो बर्ड है वो एक ऑब्जर्वर होगा। मैंने केस फर्स्ट लिया, बर्ड इज ऑब्जर्वर। इसमें बर्ड को मैंने ऑब्जर्वर बनाया, एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं थोड़ा इन चीजों को और क्लियरली समझने के लिए। मान लो ये है, और मीडियम जो है हमारा, इसमें वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर कोई फिश जो है यहाँ पे होगी, एक सुंदर स्वच्छ सी एक फिश बना लेते हैं, सुंदर सी, जैसी भी बनानी आती है, ये लो, ठीक है, एक ये फिश है, ये इसके अंदर घूम रही है, और यहाँ एक पक्षी है, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे एक पक्षी है। ऐसे एक पक्षी आ रहा है, उड़ता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसको देखता हुआ आ रहा है, ओके। इस पक्षी की जो हाइट है सरफेस से, उसको हमने h ले लिया, वाटर के सरफेस से हमने इसको कह लिया कि h है, और इसकी जो डेप्थ है उसको हमने y से रिप्रेजेंट किया, इसकी जो डेप्थ है फिश की वो हमने y से रिप्रेजेंट किया, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर है, जो फ्लूइड है इसके अंदर, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू कंसीडर कर लेते हैं। तो अभी एपरेंट डिस्टेंस क्या होगा फिश का फ्रॉम द बर्ड, apparent depth of fish from bird, बर्ड से कितनी होगी apparent डेप्थ। देखो, एक apparent डेप्थ और रियल डेप्थ का कंसेप्ट आपने पढ़ा हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ, और मुझे apparent डेप्थ निकालनी है, तो ये एपरेंट डेप्थ कितनी बनने वाली, h तो इसी मीडियम के अंदर है, नो डाउट h तो h रहेगा, लेकिन जब मीडियम के अंदर आता है तो उस दौरान एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, जो y है y अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस h, ये x है, जो टोटल ओवरऑल x है, मतलब यहां से यहां तक का जो भी x होगा उसको मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया, जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये है एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम द बर्ड। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनेगा dx अपॉन dt, और ये 1 बाय म्यू, इसको आप लिखोगे dy अपॉन dt प्लस dh अपॉन dt, ये बनने वाला है, क्लियर है। अब dx अपॉन dt क्या है, एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश, ये क्या है, ये क्या चीज आया है, एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है। dy बाई डी टी, अगर ये नीचे की तरफ जा रही है तो dy बाई डी टी प्लस लेंगे, ऊपर की तरफ जा रही है फिश तो dy बाई डी टी हम माइनस में लेके चलेंगे। ये तो वो केस था जिसमें बर्ड एक ऑब्जर्वर बना। अब हम केस लेते हैं कि फिश जो है इस बर्ड को देख रही हो, यानी फिश ऑब्जर्वर बन जाए। केस सेकंड हम डिस्कस करते हैं, केस सेकंड, सेकंड केस के अंदर फिश इज ऑब्जर्वर, सेम वही फिगर से हम समझते हैं।
अगर फिश ऑब्जर्वर हो तो ऐसे में एपरेंट डिस्टेंस जो है बर्ड का फ्रॉम द एपरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश वो कितना होगा, यानी x। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू h प्लस y, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये बनेगा dx अपॉन dt म्यू एज इट इज dh अपॉन dt प्लस dy बाय dt। ओके, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे dx बाय dt क्या है, एपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड है, जैसे पहले केस में था वैसे ही यहाँ पे, लेकिन अब की बार बर्ड की है। एपरेंट वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। ओके, तो ये आज हमने जो कुछ भी पढ़ा वो टोटली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया। आई होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इनके क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन नहीं लगाएगा ये कंसेप्ट फिर कोई काम के नहीं है। एक्चुअली में जैसे टाइप में हम करवा रहे हैं वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस भी आपको सिचुएशंस क्रिएट करके दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ एग्जाम हट टीम के साथ में, और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।